हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सबका। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अभी तक आप लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्लानिंग के बारे में ही ये चौथी क्लास देखने जा रहे हैं। इस क्लास से पहले सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं, जैसा कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। और फर्दर आप लोगों ने कोई डाउट भी नहीं पूछा है, और कोई भी दिक्कत हो तो चैट में ज़रूर पूछा करें। तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को मैंने जो कोशिश करी है, जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स 4 तरह के हैं, यानी कि हर 5 ईयर प्लान्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग थीम हो सकते हैं। बट जो 4 5 ईयर प्लान्स हैं, जो 5 ईयर प्लान्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो हैं बेसिकली वहाँ पे कितने हैं यहाँ पर? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ लाइन्स एंड इक्विटी। अब यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल बताया था लास्ट क्लास में ओवरव्यू कि ग्रोथ का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लाइन्स का मतलब क्या है और इक्विटी का मतलब क्या है। तो आज की क्लास में हमारा थीम रहेगा कि हम एक एक को बहुत अच्छे से और बारीकी से एलोबरेट करें। मैं कोशिश करा है मैंने कि इसको एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में ही कवर करूं, बट फर्दर फिर भी आप लोग बुक को एक बार जरूर रीड कर लेना ओवरऑल एक्सप्लेनेशन के लिए। बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास लेसन है, तो लेसन को जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको मज़ा आएगा। चलिए आइए, तो सबसे पहला हमारे पास है ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम समझते हैं। ग्रोथ को समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ, एक एक करके समझते। ठीक है, देखिए ग्रोथ है आपका आज का ऑब्जेक्टिव। अब ये ग्रोथ का मीनिंग क्या है? देखिए सिंपल सा कहानी ये है यहाँ पर कि ग्रोथ में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं आउटपुट के ग्रोथ के बारे में। आउटपुट बेसिकली अगर इकोनॉमी के टर्म्स में कहा जाए तो आउटपुट का मतलब होता है जीडीपी। जीडीपी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जितनी ज़्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतना ही आउटपुट ग्रोथ होगा। यानी कि इवन अगर बात करी जाए कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर हर सेक्टर का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, बात करें इंडस्ट्री सेक्टर की, बात करें फॉरेन ट्रेड्स की, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हर सेक्टर का एक कंट्रीब्यूशन। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग प्रॉपर वे में बात करें तो 3 तरह के सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। यानी कि बेसिकली आपने चैप्टर 1 में भी सुना था, एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद हमारा सर्विस सेक्टर। यानी कि हर सेक्टर का अपना एक रोल प्ले होता है। तो ग्रोथ का मतलब है ओवरऑल आउटपुट के ग्रोथ से। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी समझाया था, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में याद होगा, बताया था कि एक फैमिली है, उसमें मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, और अगर केक 10 केजी का है तो हर एक फैमिली मेंबर्स को कितना मिलेगा? 1 केजी। इसी तरीके से अगर उस केक का साइज इंक्रीज करके 100 केजी कर दिया जाए तो अब कितना मिलेगा वहाँ पर? 10 केजी। तो कहने का मतलब यही एक समझना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी तो वो उतना ही आगे क्या करेगा? ग्रोथ। यानी कि 5 ईयर प्लान्स का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर क्या करना? ओवरऑल ग्रोथ को लेकर चलना। वही बात इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की गई है। एक बार फिर भी हम इसको चेकआउट करते हैं तो देखिएगा, इट रेफर्स टू इंक्रीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट रेफर्स टू इंक्रीज। इंक्रीज वर्ड पे ज्यादा फोकस करा गया है। कंट्रीज कैपेसिटी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या करना है? लोगों को तैयार करना है, यानी कि पीपल्स को तैयार करना है, या इकोनॉमी के जो पर्सन है या लोग हैं उनको हमें इनकरेज करना था कि वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लेवल बढ़ा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर क्या है? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि हम अपनी कंट्री के अंदर। सो इसके क्या क्या इंप्लाइज थे, यानी क्या क्या इसके महत्व थे? सो आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी कि क्या हो सके? या तो प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक बढ़ सके, या लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, यानी कि सपोर्टिंग सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर क्या क्या बढ़ा सके? ट्रांसपोर्ट इंक्रीज कर सके हम लोग, उसके साथ साथ बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके लोगों को। फिर इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? यानी कि एक एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो आउटकम निकलता है वो सिंपल सा आप क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, बैंकिंग फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर ये चीज़ें बेहतर प्रोवाइड हो सकती थी तो इसका मतलब था कि ओवरऑल अपने आप ही इकोनॉमी के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलता। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सबको पता है कि इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रोथ का सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होता है? तो जीडीपी होता है। यानी कि जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So is steady increase in the GDP. The GDP is basically is steady increase in the gross domestic product. GDP का फुल फॉर्म भी आप सबको पता है। यहाँ पर एक बहुत ही रिमार्केबल बात है, उसको ध्यान सुनिएगा। एक तो जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो आप सबको पता है
कि इट इज द सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर या विद इन अकाउंटिंग ईयर, या विद इन ईयर भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ फिर वही वाली बात, यू कैन थिंक ऑफ द जीडीपी एज अ केक एंड ग्रोथ, यानी कि कहने का मतलब इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक, अगर केक का साइज इंक्रीज करता है तो कहने का मतलब इफ द केक इज लार्जर मोर पीपल कैन एंजॉय, इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर टू एंजॉय, यानी कहने का मतलब इट इज़ द नेसेसरी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अगर ये चाहिए कि इंडिया में लोगों को अगर उनके वेलफेयर या उनके प्रॉस्पेरियस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, उतना ही वेलफेयर ज़्यादा होगा। सो इन द वर्ड्स ऑफ द, मैं वेलफेयर वर्ड बोल रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है, तो हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, तो ये लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स अ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ, यानी कि हर किसी को एक बेहतर लाइफ मिल सके। फिर आगे थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे कि बोल रहा है थोड़ा सा और अगर कोशिश करें तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर। ऑफ कोर्स मैं पहले बता चुका हूँ कि जीडीपी में एक सेक्टर तो नहीं है, उसमें 3 तरह के सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। तो इट मीन्स नेमली एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और सर्विस सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दिस सेक्टर्स मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। अब ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, जरा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक इकोनॉमिस्ट का थॉट है कि एक इकोनॉमी सबसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड होती है तो उसको अंडर डेवलप्ड कहते हैं। तो एग्रीकल्चर से ग्रूम करके इंडिया में क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन सर्विस सेक्टर डेवलप्ड हुआ। फिर 1991 के बाद तो मतलब आउटसोर्सिंग को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला और उस पर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, बट आउटसोर्सिंग वगैरह के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। सो in some countries growth in agriculture contributes more to the GDP growth, while in the some countries the growth in the service sector contributes more to GDP growth। यानी कि अगर मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात करता हूँ तो इंडियन एग्रीकल्चर बेसिकली जो बेस थी वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, बट उसके बाद की अगर कहानी कही जाए तो वो थी आप लोगों की सर्विस सेक्टर पे बेस्ड। तो ये है आपकी ग्रोथ की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं सेकंड फीचर्स पे, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। देखिए मॉडर्नाइजेशन का सिंपल सा मतलब है अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल अडॉप्ट करना है न्यू टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी में या जो हमें सोसाइटी के अंदर जो लगती है उस अप्रोच को भी चेंज करना है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन के अंदर। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है टू इंक्रीज। अब सीधी सी बात है कि भैया न्यू टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में एफिशिएंसी भी आएगी, इफेक्टिवनेस भी आएगी और ऑप्टिमम यूज भी हम लोग कर सकते हैं रिसोर्सेज का। जैसे आज हम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर मॉडर्नाइजेशन हमने अडॉप्ट किया तभी ना, अगर सेम वही सिस्टमेटिक तरीका हम लोग फॉलो करते तो हम कैसे इस लेवल तक आ चुके होते। तो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। For an example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using the old ones। मतलब अगर मैं ट्रेडिशनल इनपुट को छोड़ करके बात करता हूँ, मॉडर्न इनपुट भी कहीं ना कहीं फार्मर्स को यूज करना चाहिए और ऐसा वो लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कहीं ना कहीं उसमें एफिशिएंसी आती है। सो सिमिलरली अगर बात की जाती है फैक्ट्री के टर्म्स में, तो फैक्ट्री भी क्या कर सकता है, अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है नई मशीनरी को लगा करके, नए प्लांट्स को लगा करके। तो एडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। एडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। बट इसके अलावा एक और बात कह सकते हैं, हाउ एवर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाउ एवर स्पेशली बात, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था कि मतलब मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है, कि केवल एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट भी है, तो आपको इसको यहाँ पर डिफाइन करना था। So however modernization does not refer only to use the new technology, ध्यान दीजिएगा, but also to change in social outlook। social outlook मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने का, रहन सहन का नजरिया भी बदलना पड़ेगा। so that women should have the same rights as men, यानी कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी क्या, इक्विटी में भी हम इस बात को जा सकते थे बट इक्विटी में नहीं, मॉडर्नाइजेशन की मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करना, वुमेन एम्पावरमेंट करना। सो इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम वाइल मैन वर्क। और एक जो ट्रेडिशनल उसमें पता है कि वुमेन्स को केवल घर पे रहने की इजाज़त होती थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ एक चेंज हो गई है। तो अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, लाइक बैंक सेक्टर हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकती है, स्कूल्स हो सकता है। बट जब आप एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में आएंगे तब आपको वहाँ पर, जब मैं पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइस देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। बट फिलहाल यहाँ पर हम लोग मॉडर्नाइजेशन की, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कॉन्सेप्ट नया है, तो कॉन्सेप्ट हमने एप्लीकेबल भी किया है, बट थॉट इट, आप जरा ऑब्जर्व करिए,
अपनी पूरी फैमिली को देखिए और वहाँ पर देख के अंदाज़ा लगेगा आपको कि कितने लोग इसमें फाइनली इन्वॉल्व हैं, तो आपको सब कुछ सामने नजर आएगा। तो अगर कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन हम अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, सोसाइटी हमारी मोस्ट ओकेजन एंड प्रोस्पेरियस दिखाई देती है कि हर कोई अपनी इक्वल पार्टिसिपेंट दिखाता है। फिर बात करते हैं हम लोग सेल्फ रिलायंस के बारे में। सेल्फ रिलायंस का मतलब है, सिंपल सा अगर कहा जाऊं तो आत्मनिर्भर, आज की भाषा में, यानी कि जो मोदी जी का एक नारा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि इसमें सिंपल सी चीज कि वी आर डिपेंडेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए अब बोलना सही है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के टर्म्स में एक और बात कहूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंडिया का इस टाइम सबसे लार्जेस्ट है, 530 बिलियन डॉलर्स इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर जो है 2025 तक, जिस तरीके से चाइना का एक टाइम था 2000 तक की सेंचुरी में, वैसे 2025 तक इंडिया का अपना एक टाइम रहेगा वर्ल्ड के। मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूँ, ये सच है। यानी कि देखिए सिंपल कंपटीशन तो होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट कंपटीशन हमें मज़ा नहीं आता है, हमें पता नहीं चीज़ें चल पाती है कि हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि सेल्फ रिलाय, यानी कि हमें यहाँ पर फार्मर्स के टर्म्स में, इंडस्ट्री के टर्म्स में, सर्विस सेक्टर के टर्म्स में कहा जाए तो हमें आत्मनिर्भर बनना था। यानी कि कहीं ना कहीं हमें वो अगर जैसे कि कोई गुड्स एंड सर्विस आती है तो सेल्फ रिलायंस के लिए जो 90-80 तक का पहलू था, हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे। प्रोटेक्ट का मतलब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जो बाहर से चीज़ें आ रही थी उस पर ज़्यादा टैरिफ लगा रहे थे, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। होता क्या था कि इससे हमें फॉरेन कंपटीशन से बच तो पा रहे थे, लेकिन उस तरीके से उस मीनिंगलेस मतलब मीनिंग में हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो आइए एक बार रूबरू करते हैं। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज। ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि आप ग्रोथ के बारे में या मॉडर्नाइजेशन बात करेंगे तो अपने रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, और बाय यूजिंग रिसोर्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन, या फिर जब आप चीज दूसरों से लेंगे। द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स, जो शुरुआत के 7 5 ईयर प्लान्स थे, गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस, यानी कि जिसे हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे। फॉरेन ट्रेड में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, इस चैप्टर का एक पार्ट है। तो विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी, ध्यान देना, विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ, यानी कि हमें उस गुड्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जो कि इंडिया में क्या हो सके, खुद से प्रोड्यूस हो सके। बट जो अब 2020 का कॉन्सेप्ट है वो चाहते हैं हम लोग मेक इन इंडिया। 2014 में ही मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ पर हमारा ये टारगेट था कि चीज़ें अब दूसरी कंट्री में ना प्रोड्यूस हो, हम वहाँ से इंपोर्ट ना करें, वो चीज़ इंडिया में ही प्रोड्यूस्ड हो। इंडिया में ही प्रोड्यूस होने का मतलब है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, मोर देन 60% जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, उनको कहीं ना कहीं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाए। दैट्स वाई so this policy was considered as a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries। और इसे कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंट्री पे हमारी डिपेंडेंसी है सेल्फ रिलायंस से, वो भी कहीं ना कहीं कम होती है, स्पेशली फॉर फूड। आपको पता है फूड के टर्म्स में 1960 तक हमारे पास इतनी फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हम चीज़ों को दूसरी कंट्री से ही क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे यूएसए से। आपको पता भी उस सेंस में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन should give importance to self-reliance। तो further it was feared that dependence on imported food supply, foreign technology and foreign capital may make in India sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies। सिंपल सा अगर ओवरव्यू में इस पैरा का समझाऊं तो एक एक चीज को अगर दोबारा सुनेंगे तो वो काफी अच्छे समझ में आएगा। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, जो हमने अभी रिसेंटली जो आपने देखा आज़ादी कितनी मेहनत से मिली, सो हमें कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे ही सेल्फ रिलायंस करना चाहिए। जिस तरीके से आपने ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, और उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो एक डबल एज वेपन प्ले कराया जाता था कि हमारी कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज महंगी बेची जाती थी। सो फर्दर इट वाज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड सप्लाई, यानी कि कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज में हमारी डिपेंडेंस ना हो सके। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हो चुके थे, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी पे भी ना हमारी डिपेंडेंसी हो जाए। हाँ, हालांकि ये बात तो फैक्ट है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, 80 to 90% कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमें अपने इंडिया के अंदर सेटअप करने में कहीं ना कहीं अभी इस फील्ड में हमें टाइम लग सकता है। एंड फॉरेन कैपिटल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब हमारी जीडीपी का 50% जो हिस्सा है वो फॉरेन कैपिटल का है इकोनॉमी के अंदर में। मेक इंडिया सोवरेनिटी, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो संप्रभुता है, यानी कि जो आत्मसम्मान की बात आती है, तो उस पर कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचे और हमारी नीति जो है कहीं ना कहीं ये दिक्कत ना दे जाए। फिर अब बात करते हैं इक्विटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इक्विटी जो है वो समाज में हर किसी को एक इक्वल चांस देता है ग्रो करने का, इक्वल स्टैंड देता है ग्रो करने का, हर कोई अपना पार्टिसिपेशन दिखाता है।
तो एक आज़ाद भारत की बात करते हैं जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को समझा, जहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग समझ में आता है, जहाँ पे सेल्फ रिलायंस भी होता है। लेकिन ये सब चीज़ें तब पॉसिबल है जब इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। इक्विटी का मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ may not improve the kind of life which people are living, यानी कि रिचर, पुअर, लोअर क्लास, अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ। कंट्री का हाई ग्रोथ तभी होगा जब उस इकोनॉमी की हर लोग यानी कि हर एक पार्ट ऑफ सोसाइटी क्या रहेगा, खुश रहेगा। महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा सेंटेंस भी है कि हमारी कंट्री तब तक संपन्न नहीं हो सकती जहां पर हमारा एक तबका गरीबी जीवन में या गरीबी से नीचे तक जिएगा। सो द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। रिमेंबर दैट, जैसा कि आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि 15% तक 2017 तक टारगेट था कि गरीबी हमें 15% तक ला देनी, बट फिर भी हम लोग नहीं अचीव कर पाए, सॉरी 2012 तक। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रिच द पुअर सेक्शन एज वेल इंस्टीड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली बाय द रिच। मतलब केवल अमीरी पे हक या फिर जो हमारी लाइफ को जीने का हक केवल अमीरों के पास ही नहीं है, हमें जो वेरी लाइफ या वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हमें उनको भी डेवलप करना है। So in addition to growth, modernization and self-reliance, equity is also important. So needs such as food, decent house, education and health care, inequality in the distribution of wealth should be reduced. कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर मैं फूड की बात करता हूँ, अगर हाउसेस की बात करता हूँ, एजुकेशन की बात करता हूँ, हेल्थ, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी हो वो केवल अपर क्लास के पास ही ना हो, उसकी अवेलेबिलिटी जो हो वो हर किसी के पास हो। सो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। याद रखिएगा, सेल्फ रिलायंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको एलोबरेट करना है। तो फर्दर ये लेक्चर था, तो जब रिवीजन क्लास लेंगे तो वहाँ पर फिर आपको एक बार मैं रिकॉल करवाऊंगा अच्छे से, तब तक आप इसको एंजॉय करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।